आखिरकार वो घड़ी आ गई और खुल गया मोदी सरकार के महाबजट का पिटारा। जी हां, एक बार फिर देश की आवाम जहां एक और केंद्र की मोदी सरकार पर टकटकी लगाकर निगाहें जमाई थी, तो ऐसे में एक बड़ी राहत मध्यम वर्गीय को भी यहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने अपने बजट ऐलान के साथ दी है। तो वहीं ये बजट किसानों के लिए क्रांतिकारी बजट भी कहा जा रहा है। किस तरह से ये देश का जो भविष्य है वो तय करने वाला बजट है, और क्या देश की दशा और दिशा बदलने वाला ये महाबजट है मोदी सरकार का आखिरी बजट, और किस तरह से इस अंतरिम बजट को लेकर अब क्रिया पर प्रतिक्रिया का दौर भी शुरू हो गया है। तमाम मसलों पर बात करेंगे और हमारे साथ कई मेहमान इस बहस में जुड़ेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से परिचय करा दें। हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता के तौर पर अपना पक्ष रखेंगे श्री जेपी मूलचंदानी जी, कांग्रेस की तरफ से जाबाज प्रवक्ता श्री नीलाभ शुक्ला जी अपना पक्ष रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार श्री लोकेश सोलंकी जी भी अपनी बात रखेंगे, जो कि दोनों ही राजनीतिक दलों की बातों पर विश्लेषण देंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। चूंकि केंद्र में मोदी सरकार है, तो ऐसे में बीजेपी के नेताओं का 56 इंच का सीना भी दिखाई दे रहा है, और अच्छे दिन आ गए ये नारा एक बार फिर बीजेपी के जुबान पर नजर आ रहा है। मूलचंदानी जी हमारे साथ लगातार हैं। किस तरह से आप देखते हैं और क्या माना जाए, इस केंद्र सरकार के मोदी जी के महाबजट को किस तरह से आप लेते हैं और क्या इसकी प्रतिक्रिया जनमानस में देखते हैं? आज माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा जो दिया था कि मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसको चरितार्थ करते हुए आज का ये बजट उन्होंने पेश किया है केंद्र सरकार ने। और निश्चित रूप से ये बजट जितना किसान हितैषी है, उतना ही पारिवारिक दृष्टि से महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, या व्यापारी वर्ग के लिए, या उद्योगपतियों के लिए निश्चित रूप से सभी को उन्होंने राहत देने का काम किया है। इसमें सभी वर्गों का उन्होंने ध्यान रखा है। केंद्र सरकार के, मोदी सरकार के वित्त मंत्री जी को या पूरी कैबिनेट को मैं अपनी ओर से, पूरी जनता की ओर से बधाई देता हूं कि 70 साल में ऐसा बजट आज तक पेश नहीं हुआ जो इस बार केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है, वो बहुत ही स्वागत योग्य है। कांग्रेस क्या मानती है? 70 सालों में ऐसा बजट नहीं पेश हुआ जैसा ये बजट है, ऐतिहासिक बजट इसे बीजेपी मानती है। निश्चित रूप से 70 सालों में ऐसा जुमला बजट आज तक पेश नहीं हुआ है जो मोदी जी ने करा। चुनाव के महज 1 महीना बचा आचार संहिता में, और इन्होंने ये बजट पेश कर दिया है। ये अगर इनको किसानों की, आम जनता की इतनी ही चिंता थी, तो आज आप 4.5-5 साल से सरकार में हैं, तब आप तो सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की चिंता में लगे हुए थे। तब आपको जबकि सबसे ज्यादा इनके शासनकाल में किसानों ने आत्महत्या की, व्यापारी वर्ग परेशान रहा, आम जनता परेशान रही। लेकिन चुनाव के ठीक 1 महीने, 1.25 महीने पहले जब आचार संहिता लगना है, इनके पास चूंकि विज्ञापन लिखने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो पुरानी बातें थी सब जुमले हो गए। अब वो ये किस मुंह से लिखेंगे? अब ये जैकेट पहन के वहां पर अपना पोस्टर लगाएंगे तो कुछ लिखने को चाहिए उसे कि हमने क्या किया। सब जगह 0 सन्नाटा, ये स्थिति है। तो इस बजट को किस नजरिए से देखते हैं आप? इस मुद्दे को लेके कि आप कुछ विज्ञापन के लिए कुछ तो मसाला पेश कर रहे हैं, तो इस जुमला बजट पेश किया है इन्होंने, जिसको न तो इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, न ये सिर्फ एक लॉलीपॉप। चलिए, ये लॉलीपॉप है, ये जोश का बजट है या जुमला बजट है, इसका फैसला जनता को करना है। हमारे साथ लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री लोकेश सोलंकी जी। लोकेश जी, आपका एनालिसिस क्या है? क्या मानते हैं इस बजट को वाकई में किस सटीक विश्लेषण की जरूरत है? और चूंकि ये चुनावी वर्ष है, लोकसभा की परीक्षा की घड़ी बहुत निकट है, ऐसे में क्या ये माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो क्या ये अच्छे दिनों की आहट लेकर आने वाला बजट है? देखिए, पहले तो ये कि बजट पूर्ण बजट ना होकर अंतरिम बजट था। चुनावी बजट वर्ष है, स्वाभाविक था कि अपेक्षाएं थी कि बड़े लेवल पे बोलना चाहिए, वोटर को साधने की कोशिश होगी, वो की गई है। इस बजट में मोदी जी ने पीयूष गोयल जी के जरिए बड़े कारपोरेट लीडर से दूरी बनाने की कोशिश की है, क्योंकि कारपोरेट टैक्स पे एक भी शब्द नहीं बोला गया। कारपोरेट टैक्स प्रभावित करता है 7,000 बड़े कारपोरेट घराने को और बड़े जो इंडस्ट्री उद्योग है उनके, तो उनका वादा था, लेकिन उस पर कुछ भी कहा नहीं गया। दूसरी बात है, ये बजट की भाषण जो आपने सुना होगा पीयूष गोयल जी का, तो इसमें उन्होंने नई बातें और आंकड़े पेश करने की बजाय जो पिछले दौर में किया गया है उसका उल्लेख ज़्यादा किया गया, तो कहीं ना कहीं चुनाव टारगेटेड थे। तीसरी बात है कि सबसे बड़ा मध्यम वर्ग जो होता है, जो नौकरी पेशा है और छोटे व्यापारी हैं, मध्यम व्यापारी हैं, तो टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि अंतरिम बजट में स्लैब नहीं बढ़ाई जा सकती थी, तो टैक्स में छूट दे के 5 लाख तक को आयकर मुक्त रखने की कोशिश की गई, तो मास को साधने की कोशिश की। किसानों के लेवल पे दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु माना जा रहा है कि किसानों को जो 6,000 का वादा किया है, लेकिन ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि किसानों से मोदी जी कभी वादा कर चुके हैं कि वो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को अमल करके उनकी आय दोगुनी करेंगे, लेकिन इस पे बात नहीं हो कि उन्होंने सिर्फ 6,000
रुपए सालाना उनके खाते में डालने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से कोशिश की गई कि अंतरिम बजट के जरिए ही ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों को साधा जा सके। बिल्कुल ठीक बात है। कहीं कहा जा सकता है एक बड़े वर्ग को कहीं ना कहीं साधने की कोशिशें बहरहाल केंद्र सरकार की, लेकिन इतना जरूर है कि मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है ये आम बजट, क्योंकि अब जो आयकर छूट की जो सीमा है उसे यहाँ 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। भले ही ये चुनावी क्यों ना हो, लेकिन फिलहाल एक आम आदमी ने थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर महसूस की है। और केंद्र की मोदी सरकार ने जो लगातार वादे किए थे और जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसान वर्ग जो कि एक निर्णायक भूमिका में था उसे साधने की दिशा में भी बड़े कदम उठाती यहां नजर आ रही है केंद्र की मोदी सरकार। जेपी मूलचंदानी जी हैं, बीजेपी के थिंक टैंक वाले पॉलिटिशियन कहे जाते हैं। क्या मानते हैं जेपी जी आप, क्या वाकई में कितने अंक देंगे आप इस बजट को? और ये अंतरिम बजट है चूंकि, तो ऐसे में क्या माना जाए कि सत्ता के फाइनल मैच से पहले एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिशें की है केंद्र सरकार ने? सबसे पहले तो महन जी मैं बताना चाहूँगा, हमारे कांग्रेसी मित्र को शायद इन्होंने बजट पूरा सुना नहीं और ये जुमलेबाजी कह रहे हैं। जो चीज जमीन पर उतर चुकी है उस पूरे का उल्लेख आज पीयूष गोयल जी ने अपने बजट में करा है, जिसको कांग्रेस नहीं कोई भी नकार नहीं सकता है। पूरा फायदा जो 4 साल का था वो जमीन पर किस तरह आ चुका है वो पूर्ण रूप से हमारे सामने है। क्या देश के विकास में रेलवे पटरी के विकास की बात करें, चाहे हम वायुयान की बात करें, एयरपोर्ट की बात करें, चाहे हम हाईवे की बात करें, चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम पानी में मेरी बात हो जाने दीजिए, चाहे हम पानी की बात करें, तो क्या जनता को नहीं दिख रहा है कि ये सब में सुधार हुआ है? दूसरा, आज हमारी तुलना देश विदेश में ऊपर हिस्से में होती है, जबकि आपने देखा होगा 4 साल पहले हमारी तुलना पाकिस्तान से होती थी। आज हम चाइना और अमेरिका की श्रेणी में खड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बजट को या इस विकास को कांग्रेस को विरोध करना है, वो अपनी जगह उसका वो विरोध करे, वो उनका अधिकार भी है और चूंकि वो विपक्ष में तो वो होगा, वो विरोध करेंगे। परंतु मेरा ऐसा मानना है अच्छी चीजों को अच्छा बोलना चाहिए, क्योंकि ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं, अगर प्रधानमंत्री है तो वो आपका भी है हमारा भी है। तो मुझे ये अच्छा लगता है कि कांग्रेसी मित्र उनके अच्छे कामों की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये देश आगे बढ़ रहा है। देश आगे बढ़ेगा तो ऐसा नहीं बीजेपी आगे बढ़ेगी, उसका हर मतदाता, उसका हर नागरिक, चाहे वो कांग्रेस मानसिकता का हो, चाहे बीजेपी की मानसिकता का हो, चाहे किसान, चाहे मजदूर, चाहे हमारा आम वर्ग, सभी लोग आगे बढ़ेंगे। जहां तक बात करी हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोकेश जी ने, तो निश्चित रूप से एक मांग इंदौर से ही उठी थी कि 2.5 लाख की जो लिमिट है आयकर की उसको 5 लाख करना चाहिए। ये इंदौर की मांग सर्वप्रथम हमारे औद्योगिक संगठनों द्वारा उठाई गई थी, उसको आज मंजूर कर लिया गया है। हमारे कांग्रेसी मित्र ने बात करी किसानों की, किसानों को जिसकी 2 हेक्टेयर की जमीन है, जिसके पास 2 हेक्टेयर की भूमि है, उसका सीधे खाते में, जबकि इनकी कमलनाथ सरकार जो मध्य प्रदेश में है उन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम किसानों को 2 लाख का ऋण माफ कर देंगे। अभी तो वो धरातल पे नहीं आई, 1 महीने से ज्यादा सरकार परंतु वो सिर्फ नियम और शर्तों में उलझ के रह गई आपकी योजना। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आज मोदी जी ने जो मोदी जी ने आज घोषणा करी है, जो मोदी जी ने आज घोषणा करी है कि किसानों के खाते में सीधे वो पैसा जाएगा, तो मैं कांग्रेसी मित्र के माध्यम से कांग्रेसी देखिए मैं बजट की बात कर रहा हूँ, मैं बजट की बात कर रहा हूँ। मैं आपसे अनुरोध करूंगा आपके माध्यम से, आपके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी हमारे में मुख्यमंत्री है, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनको भी नहीं, निरंतर कार्य चल रहे हैं, निरंतर कार्य चल रहे हैं। मैं आपको बता नहीं, बिल्कुल मैं आपको देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपनी जो आपने जो वचन दिए थे वो आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, इसलिए उसका आरोप लगा रहे हो। अरे आप सीधे 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करके खाते में क्यों नहीं डालते? आप क्यों नियम और शर्तों की बात करते हो? क्यों कागजों में उलझाने की? आपने किसान को कहा था कि हम 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करेंगे, कहा था या नहीं कहा था? आपने अगर कहा था आप सीधे उसके खाते में उसका क्रेडिट दीजिए, ना कि उसको कागजों में। आप कागजों में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही अधिकारियों के चक्कर लगाने की बात करें। किसान परेशान है। कल मैं परसों ही मीडिया पे आपके न्यूज चैनल पे देख रहा था कि एक किसान रो रहा है, वो बोल रहा है मुझे 35 रुपए कर्ज माफ किया गया। अरे ये क्या का नियम है? अगर 6,000 रुपए देने की बात हमने करी है, आप देखेंगे कि जो योजना लागू होगी सीधे उसके खाते में आएगा। मापदंड की बात आज कर रहे हैं आप,
वचन पत्र में तो आपने मापदंड की बात नहीं करी थी, और उस समय आपने कहा था कि हम सीधे 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे। माफ कीजिए, आपको जनता से नहीं, आज 1 महीने के ऊपर आपकी सरकार आ गई, दिख रहे हैं झूठे। किसान परेशान है, उद्योगपति परेशान है, व्यापारी परेशान है, और इसके अलावा क्या परेशानी आप देखना चाहेंगे? की चिंता क्यों होती व्यापारी परेशान है भारतीय जनता पार्टी से। नोटबंदी ने व्यापारी की कमर तोड़ दी है। आपको पता ही नहीं है, नोटबंदी के बाद, सुनिए, नोटबंदी के बाद पत्थरबाजी कम हुई है, पाकिस्तान के लोग, आतंकवादी लोग ढेर हो गए। आप छोटी सी फिल्म देखिए, मीडिया रिपोर्ट देखिए, आपको तकलीफ ये है कि नोटबंदी हो गई। अरे वो तो काले धन पे कंट्रोल करा हमने। तो क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या काले धन के पक्षधर हैं आप इसका जवाब दे दीजिए। नोटबंदी से काला धन कम हुआ है देश में। इनसे बातें परेशान वो है जिनके पास काला धन था, चाहे वो व्यापारी हो, उद्योगपति हो। तो कांग्रेस को ही तय करना पड़ेगा आज कि क्या वो काले धन वालों के साथ खड़ी है, ये मुझे उत्तर दे मेरे। किसानों की चिंता चुनावी साल में क्यों सताती है? नीलाभ जी, क्या लगता है? फिर लोकसभा चुनाव है, फिर किसान है, आप भी किसानों के बूते पर प्रदेश की सत्ता में आए हैं, क्या कहना हमें किसानों का दर्द पिछले कई सालों से दिख रहा था, और हम पूरे 5 साल तक लगातार किसानों की लड़ाई सड़कों पे लड़ रहे थे। इसलिए हमने किसानों को सर्वोपरि रखा। सबसे पहले ही कमलनाथ जी ने शपथ लेते ही 2 घंटे के अंदर किसानों को कर्जा माफ करने की घोषणा कर दी। कागजों पे प्रोसेस देखिए, हर चीज का प्रोसेस होता है। सरकारी भैया स्टेज पे से आप क्या चाहते स्टेज पे से पैसा दे दिया जाए? नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि सीधे एक सिस्टम होती है, बिना भ्रष्टाचार करे, सरकारी प्रक्रिया होती है, चलिए इसके कर्जा माफ किया जाए। बिल्कुल, चलिए इसके तकनीकी पहलुओं को जान लेते हैं। लगातार हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार श्री लोकेश सोलंकी जी। लोकेश जी, ये बहस जो है किसानों की दिशा में जा रही है, क्या कहेंगे? ये किसान वर्ग आखिर इतना बड़ा वर्ग है, कृषि प्रधान हमारा भारत देश है, ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने ये जो सालाना 6,000 रुपए की राशि सीधे किसान के खाते में देने का ऐलान किया है, ये कितना बड़ा मास्टर कार्ड आपको जो है नजर आता है, मास्टर स्ट्रोक नजर? देखिए, ये कमलनाथ ने जो घोषणा की थी और उसके बाद सत्ता पाई थी, उसके कर्ज माफी की, उसके बाद पिछली कोई चुनावी सभा में शायद राहुल गांधी भी बोल चुके हैं कि हम किसानों को 6,000 रुपये मासिक तनख्वाह के रूप में उनकी आय का गारंटी देगी सरकार। तो मोदी सरकार ने कहीं ना कहीं इस 6,000 के जरिए राहुल गांधी के 6,000 को काटने की कोशिश की है। अब भाजपा इसको चुनाव प्रचार में भुनाएगी तो शायद जनता याद भी नहीं रख पाए कि राहुल गांधी ने किसी सभा में 6,000 का वादा किया है। दूसरी बात है कि कर्ज माफी पे भाजपा एक बात बोलती है कि किसानों के खाते में सीधे 2 लाख दिए जाने चाहिए, लेकिन तकनीकी रूप से सही नहीं है, क्योंकि किसान कर्ज ले चुके हैं तो उसकी माफ़ी होना है। तो किसानों के खाते में जाके उसको दोबारा कर्ज नहीं दिया जाना है, जो बैंक ने दिया उसकी माफ़ी होगी, तो टेक्निकली तो ये होगा। तीसरी बात है कि जब जीएसटी लागू हो चुका है, 1.5 साल हो चुके हैं, जीएसटी के बाद बजट में ना तो बहुत कुछ करने के लिए रह जाता है, ना कुछ बोलने के लिए। तेल साबुन जैसी चीज़ों के जो दाम पहले इफेक्ट करता था बजट, अब वो जीएसटी काउंसिल हर महीने की 3 महीने की मीटिंग में उस पर निर्णय ले लेती है, स्लेब के अनुसार हो जाता है। तो सरकार के पास बजट में बहुत ज़्यादा प्रभावित करने के लिए बहुत कुछ रह नहीं जाता। तीसरी बात है कि बजट में जो उम्मीद की जाती है कि विकास को दिशा दी जाए, हेल्थ, एजुकेशन, स्वास्थ्य पे कुछ ज़्यादा बातें होनी थी, लेकिन इस बजट में नज़र नहीं आई। तो हो सकता है कि अंतरिम बजट था, इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी घोषणाएं और आवंटन इस बजट में इन सारी चीज़ों पे हो नहीं सका, जो सीधे सीधे देश के विकास को प्रभावित करते हैं। चलिए, कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यहाँ पर बजट का पिटारा जरूर खोला है, लेकिन कुछ हद तक कुछ एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो कि यहाँ पर आस लगाया था कि केंद्र की मोदी सरकार अपने अंतरिम बजट में उनका भी खास ख्याल रखेगी। लेकिन यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि किसानों के साथ वो आगे आने वाले दिनों में अपने कदम बढ़ाएगी और मध्यम वर्गीय परिवारों को यहाँ पर राहत देने की दिशा में वो जो है अपने कदम बढ़ाती नजर आएगी। जाते जाते आप सभी मेहमानों से जानना चाहेंगे कितने अंक जो है आप मोदी सरकार के इस महा बजट को देंगे। चूंकि विपक्ष में जो है बहुत कुछ बात है, इसलिए पहले शुरुआत करते हैं कांग्रेस के मेहमान श्री नीलाभ शुक्ला जी से। नीलाभ जी, कितने नंबर आप देंगे मोदी जी के इस महा बजट? 0। चलिए, बीजेपी के यहाँ पर प्रवक्ता जेपी मूलचंदानी जी, आप क्या यहाँ पर अपने रिपोर्ट कार्ड में देखते हैं? मैं तो अपनी रिपोर्ट कार्ड में जुमलों में नंबर दे नहीं सकता। सबसे पहले मैं अपनी रिपोर्ट कार्ड में 10 में से 10 नंबर मोदी जी को देना चाहूंगा। उसके पीछे 3 ही कारण हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार लोकेश जी ने बोला जीएसटी में बहुत कुछ करने के लिए नहीं होता, परंतु आप देखिए जीएसटी लागू करना और नोटबंदी लागू करना ये सिर्फ 56 इंच के सीने वाले नरेंद्र मोदी जी का काम था। इतने साल तक कांग्रेस की सरकार रही, परंतु वो हिम्मत नहीं कर पाई न जीएसटी लाने की न नोटबंदी लाने की। तो 56 इंच का जिसका सीना था उसने उसको लागू करा। आप देखेंगे इनका नेता जो हमेशा कंफ्यूज रहता है, संसद में आंख मारता है, संसद में रीढ़ निकालता है,
ऐसे 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 वो तो झूठे जुमलों के आधार पे अभी आपको लोकसभा में पता चल जाएगा। अभी लोकसभा तो 10 में से 10 अंक हम देते हैं। और दूसरी बात, यदि कोई नियम लागू होता है, यदि कोई निर्णय उन्होंने लिया है उसमें संशोधन की जरूरत पड़ती है तो एकमात्र केंद्र सरकार है कि संशोधन से भी पीछे नहीं हटती। और उसमें इनके सरकार के वित्त मंत्री भी उस काउंसिलिंग में शामिल है, उनकी भी राय लेती है, जनता की भी राय लेती है। ये एक ही सरकार है जो सबका विकास और सबका साथ चाहती है। चलिए लोकेश जी, आप क्या कहेंगे, चौथे स्तंभ की नजर में ये बजट कितना यहाँ पर जो है इसमें चीनी थी कम या यहाँ पर इसे कहा जाए रिपोर्ट कार्ड में से अंक मिले पूरे? इसे अंक देने के लिहाज से तो मैं अपने आप को योग्य नहीं समझ, लेकिन एक बात बताऊंगा कि ये असेसमेंट ईयर 2020-21 पे लागू होगा। तो अभी हम कितना भी शोर मचा लें और जो भी कुछ करें, अगली सरकार जो भी होगी वो इसे लागू करेगी और उसके बाद इसका इफेक्ट नजर आएगा। लेकिन प्रारंभिक तौर पे आम लोगों को खुश करने वाला बजट है, किसी के लिए कुछ कड़वा नहीं है, सबके लिए बहुत मीठा मीठा है, इसलिए सबको खुश करेगा, नाराज नहीं करेगा। लेकिन असर इसका नजर आएगा वो नई सरकार में नजर आएगा, और नई सरकार क्या होगी भविष्य के गर्भ में। इसलिए इस बजट के असर को लेके अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। 2 लॉलीपॉप दी, एक सवर्ण आरक्षण की, दूसरी लॉलीपॉप बजट। चलिए, यहाँ पर कहा जा सकता है कि दिल जीतने वाला ये दिमाग से पेश किया गया बड़ा बजट है, मोदी सरकार का महाबजट कहा जा रहा है। और साल 2019 जो कि लोकसभा चुनाव यानी कि मिशन 2019 की तस्वीर को भी तय करने वाला ये बजट माना जा रहा है। बहरहाल भविष्य के गर्त में बहुत कुछ छुपा है कि कैसे ये तस्वीर जो है भारत की उकेरेगा, और क्या वाकई में आम आदमी जो कि रोटी कपड़ा और मकान के लिए संघर्ष करता है, 2 जून की रोटी के लिए अपने घर से निकलता है, पसीना बहाता है, उसके संघर्ष में किस हद तक यहाँ पर कमी ला पाता है। हमारे साथ कई मेहमान जुड़े थे इस बहस में, उन्होंने हिस्सा लिया, हम सभी का शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे बीजेपी के प्रवक्ता श्री जेपी मूलचंदानी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता श्री नीलाभ शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार श्री लोकेश सोलंकी जी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप कहीं मत जाइएगा, लगातार देखते रहिएगा बजट से जुड़ी हर खबर, हर पहलू और सटीक विश्लेषण के साथ आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज पर। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।